नमस्कार, जय हिंद। एसआरजी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था पर चर्चा की थी। क्या क्या उसके बेसिक पॉइंट्स थे उस पर चर्चा की थी, क्या पृष्ठभूमि रही थी उस पर चर्चा की थी, और इसी के साथ साथ जो अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, उस पर हमने पूरी तरीके से चर्चा कर ली थी। आज की इस कक्षा में हम जो दो और फेमस अंग्रेजों के भू राजस्व व्यवस्था है या लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लागू की गई थी। इसके अलावा बंबई और असम जैसे क्षेत्रों में भी लागू की गई थी। तो कैसे, किस तरह से क्या लागू की गई यह व्यवस्था, और इस व्यवस्था में कौन कौन से प्रावधान थे, क्या तरीका था जिससे राजस्व वसूला जाता था, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1792 में कैप्टन रीड जो थे ना, ये 12 महल वाला जो क्षेत्र था, 12 महल कहने का मतलब है ये मैसूर रीजन में आने वाला क्षेत्र था। देखिए, जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने मैसूर के कुछ भाग को जीत लिया था। वही युद्ध जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो कुछ भागों को अंग्रेज जीत गए थे आयरकूट के नेतृत्व में। तो वहीं से ये जो 12 महल वाला जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, और इसी में 1792 में कैप्टन रीड के द्वारा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसको पहली बार लागू किया जाता है। ठीक, इसके अलावा इस व्यवस्था में क्या था, तो देखिए, जैसे हमने स्थायी बंदोबस्त पढ़ा था, उसमें अंग्रेज क्या रेवेन्यू जो है वो जमींदारों के माध्यम से वसूल करते हैं। कहने का मतलब है कि जमींदार जो है वो वसूल करता था सारे किसानों से, उसके बाद जमींदार जो है अपना कुछ परसेंट कमीशन रख के बाकी जो रेवेन्यू होता था उसको कंपनी को दे देता था। ये था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में। लेकिन यही रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, कंपनी का पहुंच सीधे किसानों तक हो गया, मतलब किसान सीधे कंपनी को राजस्व देंगे, यह प्रावधान किया गया। ठीक है, तो सीधे 1820 में टॉमस मुनरो, जो कि मद्रास, देखिए अंग्रेजों का 3 मुख्य जगह कौन कौन सा है, तो बंगाल है, बंबई है और मद्रास है। तीनों के अपने अपने अलग अलग गवर्नर है, लेकिन जो बंबई और मद्रास है ये बंगाल के गवर्नर के अधीन होता था, है ना। तो इसी तरीके से जो टॉमस मुनरो होता है 1820 में, ये होता है कहां, मद्रास का गवर्नर। और ये क्या करता है, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कैप्टन रीड ने सिर्फ 12 महल क्षेत्र में लागू की थी, इसको संपूर्ण मद्रास में लागू कर देता है। और देखते हैं काफी अच्छा रिजल्ट आता है इसका, है ना। देखिए, स्टार्टिंग में अंग्रेजों का जो मोटो रहता है वो ये होता है कि कंपनी का भी विकास हो, साथ साथ किसानों का भी विकास हो। किसानों को जो एक्स्ट्रा देना पड़ता, देखिए जैसे स्थायी बंदोबस्त में जमींदार वर्ग का उदय हुआ, तो जमींदार वर्ग ने क्या किया, अपने फायदे के लिए किसानों से एक्स्ट्रा लेना शुरू किया, और इस तरह से किसानों की स्थिति बहुत खराब होती गई, है ना। तो इस तरह से अंग्रेजों ने सोचा कि भाई अगर ये बीच के बिचौलियों को हटा दिया जाए, बीच का कोई मध्यस्थ ना रहे, कोई एजेंट ना रहे, तो क्या होगा, डायरेक्ट किसान हमको देंगे और इससे अल्टीमेटली फायदा कंपनी को तो होगा, लेकिन किसानों को भी अपेक्षाकृत स्थायी बंदोबस्त की तुलना में फायदा होगा। ठीक, ये बातें यहां पर डिसाइड की गई। लेकिन होता कुछ और है, आगे वो क्या होता है हम देखेंगे। तो इस तरह से अच्छा रिजल्ट मिलने के कारण टॉमस मुनरो ने 1820 में संपूर्ण मद्रास में उसको लागू कर दिया। ठीक है, और इसके बाद मद्रास के साथ साथ फिर उसे कुर्ग में लागू किया गया। बेंगलोर के पास है कुर्ग, है ना, कुर्ग वाले क्षेत्र में लागू किया, संपूर्ण बंबई में लागू किया गया, और इसके साथ साथ असम वाले क्षेत्र में भी लागू किया गया। तो कितने जगह पर लागू की गई थी, मद्रास, 12 महल, कुर्ग, बंबई और असम। ठीक, इन 5 जगहों पर इसको लागू किया गया था। और ये 5 जगह मिलाकर कितना परसेंट होता था, तो अंग्रेजों का जितना भी एरिया था भारत में, जितना भी ब्रिटिश शासित क्षेत्र था भारत में, उसका 51% भाग जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के आधार पर वहां से राजस्व वसूली की जाती थी। ठीक, क्लियर। देखिए, अब स्टार्टिंग में अंग्रेज क्या करते थे, जितना भी आपका उत्पादन हुआ है उसका 1/3 आप हमको एज अ रेवेन्यू देंगे। ठीक, ये डिसाइडेड था। लेकिन 1855 के आते आते अंग्रेज तो चूंकि लालची प्रवृत्ति के लोग थे ना, तो 1855 के आते आते ये जो 1/3 हिस्सा था इसे हाफ कर दिया गया, 1/2 कर दिया गया। कैसे, देखो अंग्रेजों को अधिक से अधिक लाभ चाहिए था, और उनको मतलब उनकी जो तृष्णा थी ना वो समाप्त ही नहीं हो रही थी। भाई इतना में मतलब हम संतोष कर लें ऐसा नहीं था, और चाहिए और चाहिए। इस तरीके से अंग्रेजों की जो भावना थी, जितना ज्यादा हो सके चूस ले हम भारत वालों को, इस तरह से थी। तो इस तरह से आप जितना उत्पादन करेंगे, खेत आपका, मेहनताना आपका, काम आप करेंगे, लेकिन उत्पादन होगा तो भैया लाके आप हमको जितना उत्पादन है उसका आधा दे देंगे लाके। इस तरह से डिसाइड हुआ 1855 से। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात यह है
कि जैसे स्थायी बंदोबस्त में हमने देखा था कि भूमि का मालिक कौन होता था, तो भूमि का मालिक बनाया जाता था जमींदार को, ताकि जब उसका प्रॉपर रेवेन्यू जमींदार ना दे सके, ऐसी स्थिति में जमींदार की जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। लेकिन यहां पर भूमि का मालिक सीधे किसान को बना दिया गया कि भैया देखो, तुम हमको रेवेन्यू दे रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं दोगे तो हम भूमि को तुमसे छीन लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और छीन कर किसी ऐसे किसान को दे देंगे जो प्रॉपर रेवेन्यू भर रहा है। यह बात हुई इसमें। तो ये तो थी इसकी एक जनरल इंट्रोडक्शन। लेकिन भाई वास्तव में इस व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा हमारे किसानों पे? वास्तव में यह व्यवस्था थी कैसी? क्योंकि अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं जब स्टार्टिंग में जब इसको लागू किए थे ना, तो अंग्रेजों की भी सोच थी कि हाँ भाई, किसानों को भी थोड़ा फायदा तो होना चाहिए। लेकिन स्थिति चेंज तब होती है, देखिए यहां पर ये वाला जो प्रावधान था ना, ये अंग्रेजों मतलब भारतीय जो किसान थे उनकी स्थिति खराब करने में सबसे ज्यादा योगदान इसी का था। भूमि का मालिक बना दिया गया किसान को। अब देखिए, किसान भूमि का मालिक है ना, और किसान जो है वो प्रॉपर रेवेन्यू दे रहा है, तब तक के बात एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही एक आध साल ऐसा होता है ना कि पैदावार अच्छी नहीं हो पाती, कुछ प्राकृतिक कारणों से, कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से, तो इसी क्रम में अगर पैदावार अच्छी नहीं हुई तो किसान उनको प्रॉपर रेवेन्यू नहीं दे पाया, और नहीं दे पाया तो अब किसान को क्या डर सताने लगा कि भैया अगर मैं इनको नहीं दे पाऊंगा रेवेन्यू तो मेरा घर बार तो कैसे चलेगा, है ना। और किसान जो है वो बोला कि घर बार कैसे चलेगा। अब देखिए, इसका सीधा सा रीजन क्या होता है कि अगर किसान उनको रेवेन्यू नहीं देता है तो किसान के पास जो भूमि है वो भूमि छीन ली जाएगी। समझ रहे हैं बात को? भूमि का मालिक किसान है, अगर किसान अंग्रेजों को प्रॉपर रेवेन्यू नहीं देता है, ऐसी स्थिति में जो किसानों की भूमि है वो छीन ली जाएगी। और भूमि छीन जाने के बाद किसान के पास क्या बचता है? कुछ नहीं। भूमि ही तो उसका सब कुछ होता है ना, भूमि पर ही वो उत्पादन करता है, तब जाके उसका घर बार चलता है। तो कुल मिलाकर भूमि का मालिक बनाने से किसानों को अपने घर बार की चिंता सताने लगी। और क्या होता था, अगर किसी साल अगर उत्पादन सही नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में एक नए वर्ग का उदय होता है। देखिए, साहूकार वर्ग, जो थोड़े से धनवान लोग होते थे ना, जिनके पास ज्यादा पैसा होता था, ऐसे लोग धीरे से फिर साहूकार वर्ग बन के उभरे, वहां पर साहूकार कहलाने लगे। उन लोग क्या करते थे, अगर किसानों के पास प्रॉपर रेवेन्यू देने के लिए उतना उत्पादन नहीं होता था, ऐसी स्थिति में किसान जाकर साहूकार से उधार में पैसे लेते थे। उधार में पैसे लिए, अब जाके अंग्रेजों को दे दिए, है ना। अब लेकिन क्या हुआ, साहूकार के ऋणी हो गए ये, और साहूकारों का तो आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज लगता जाता है। और धीरे से एक स्थिति ऐसी आई कि पूरा का पूरा गांव इस साहूकार के अंडर होने लगा, क्योंकि भाई जरूरत तो सबको पड़ती है, अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि किसी एक किसान का बहुत हो गया दूसरे किसान का हुआ ही नहीं, वो तो प्राकृतिक तरीके पे डिपेंड करता है ना। तो इस तरीके से जैसे स्थायी बंदोबस्त में हमने जमींदार वर्ग को देखा था कि वो अपने अंडर किसानों को अपने हिसाब से सेटल करते थे, अपने हिसाब से उनसे लेते थे, उसी तरीके से यहां पर साहूकार वर्ग का उदय होता है। और यही साहूकार वर्ग जो है वो आगे चल के धीरे से भूमि के मालिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसान जब भी किसानों को दिक्कत होती है ये उनको पैसे दे देते हैं, और उसके बदले में ब्याज पे ब्याज लगा लगा के किसानों की स्थिति और बद से बदतर कर दी जाती है। तो देखिए, जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जमींदार वर्ग के उदय के कारण किसानों की स्थिति एकदम बद से बदतर हो गई। और वही सेम चीज हमको देखने को मिलता है रैयतवाड़ी व्यवस्था में, जिसमें साहूकार, बस नाम बदल गया है ना, साहूकार वर्ग जो थे ये धीरे से किसानों को देते थे उधार में पैसे और अंग्रेजों को देने के लिए, और उसके बाद धीरे धीरे ये धनवान पे धनवान होते गए ब्याज लगा के, और किसानों की स्थिति इसमें भी बद से बदतर होती चली गई। इस तरह से जो दो व्यवस्थाएं हमने पढ़ी, इन दोनों व्यवस्थाओं में भी किसानों की स्थिति में ही गिरावट आई। ठीक, देखिए ये तो कुछ फैक्चुअल जो चीजें हैं ये आपके प्रीलिम्स के उद्देश्य से हैं, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूं ये आप मेंस में आंसर राइटिंग जब करेंगे ना तो इन सारी चीजों को इंक्लूड करके लिखिएगा। उसके साथ साथ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना भी जरूरी होता है। अगर आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं ना, उस चीज लास्ट में क्या होता है, देखिए आप पूरा आंसर लिखेंगे, लास्ट में एक पैराग्राफ चेंज करके वहां पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू 2-3 लाइन का लिख दीजिए, पता है इससे काफी अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में इतना ही है हमारे काम का। बहुत ज्यादा डीप में जाकर भी पढ़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उतना पूछता भी नहीं, उतना रिलेवेंट भी नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन इतना जो है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक, अब देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो क्या थी। ठीक है, तो महालवाड़ी व्यवस्था कहने से तो महाल शब्द का अर्थ होता है गांव। अर्थात देखिए, स्थायी बंदोबस्त में किसानों से जमींदार वर्ग ले रहा है, वहीं
जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसमें किसानों से जो कर है उसको डायरेक्ट अंग्रेज लेते थे, लेकिन बीच में साहूकार वर्ग का उदय हो गया, है ना, अंग्रेजों को उधार देने के कारण। और यही महालवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का अर्थ होता है गांव, और इसमें संपूर्ण गांव का कर इकट्ठा करेगा एक गांव का मुखिया, और वो मुखिया इकट्ठा करने के बाद ले जाकर देगा अंग्रेजों को। इस तरह से कुछ व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो विचार है वो प्रस्तुत होता है 1819 में, एक प्रोफार्मा बनता है कि भाई इस तरीके से भी कर वसूला जा सकता है। इसको कैप्टन हॉल्ट मैकेंजी कैप्टन हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में इसको लागू किया, इसको कानूनी तरीके से लागू करवाया वहां पर, ठीक है। देखिए अब ये कहां कहां लागू था, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो देखिए इसे लागू किया गया था इधर वाले रीजन में, मतलब ये पंजाब में, पंजाब के साथ साथ ये यूपी वाला एरिया, और उसके साथ साथ ये मध्य प्रांत वाला एरिया। मतलब देखिए पंजाब, उसके बाद इसको जो उत्तर प्रदेश है ना हमारा आज का, ये उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था। तो पंजाब, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रदेश वाला एरिया मतलब मध्य प्रांत। पंजाब, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, इन तीनों रीजन में लागू किया गया इसको। मतलब कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं, इतने रीजन में इसको लागू किया गया। और ये अराउंड जितना भी ब्रिटिश शासित क्षेत्र था उसका 30% भाग था, ठीक है। देखिए जैसे स्थायी बंदोबस्त ये लागू किया गया था 19% भाग पर, वहीं फिर रैयतवाड़ी ये लागू की गई थी 51% भाग पर, और महालवाड़ी को लागू किया गया 30% भाग पर। इस तरीके से टोटल 3 व्यवस्थाओं को संपूर्ण जो 100% जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र था उस पर लागू किया गया, ठीक। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए यह व्यवस्था तो और ज्यादा अंग्रेजों को चूस लेने वाली व्यवस्था थी, क्योंकि भाई देखो अब स्थायी बंदोबस्त में तो एक निश्चित कर देना पड़ता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में पहले 1/3 फिर आके फिर वो हाफ में आके रुक गया, मतलब हाफ तो आपको देना ही पड़ता था। लेकिन इस व्यवस्था में शुरुआत में ही अंग्रेजों के संपूर्ण उत्पादन का 80% जो रकम है वो ले ली जाती थी एज अ टैक्स। अब सोचिए आप अपनी पूरी कमाई का 80% हिस्सा आप टैक्स में दे देंगे, 20% में आप साल भर आपको, क्योंकि किसानों को तो साल भर एक बार इनकम हो गई उसमें साल भर घर चलाना होता था, क्योंकि इतनी आधुनिकता नहीं थी उस समय कि आज के जैसे तकनीकों के माध्यम से खेती होती है तो साल भर खेती होती, वैसा तो था नहीं, सारी चीजें प्रकृति पर निर्भर होती थी। और उसमें भी अपने संपूर्ण उत्पादन का 80% हिस्सा टैक्स के रूप में दे देना, फिर 20% में घर चलाना, तो आप सोच सकते हैं किसानों की क्या स्थिति रही होगी उस समय में। और यही 80% लिया जाता था प्रारंभ में, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों को भी लगा कि नहीं भाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, तो उसको फिर डाउन करके उन लोग 50% में लाए। लेकिन भाई सोचिए 50% भी बहुत ज्यादा होता है, साल भर आप सारा मर मर के कमा रहे हैं, उसके बाद उसका 50% हिस्सा सीधे सीधे टैक्स के रूप में दे रहे हैं। लाइफस्टाइल तो आपकी कम दिन ब दिन कम होती जाएगी ना, और नीचे इस तरह का होता जाएगा। और यही अंग्रेज चाहते थे कि जितना ज्यादा भारतीयों का जीवन स्तर निम्न होता जाएगा उतना ही वो हमको उच्च मानेंगे, और हमारा जो प्रभुत्व है इस क्षेत्र पे वो मानसिक रूप से भी लोगों के मन में घर करेगा। याद रखिएगा ना ये चीज। तो अंग्रेज जो है सिर्फ और सिर्फ ताकतवर तो वो थे ही, ऐसा नहीं कि भारत के लोग ताकतवर नहीं थे, भारत के लोग ताकतवर थे, लेकिन उनमें एकता का अभाव था, और इसी एकता का फायदा उठा के अंग्रेजों ने 200 साल तक यहां पर राज्य किया था, ठीक। तो ये खैर बात की बात है। तो देखिए इस तरह से टोटल 30% भाग पर जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसको जो है लागू किया गया। इसमें क्या होता था, ये मुखिया एक होता था, ये मुखिया उन लोग अंग्रेज ही डिसाइड करते थे कि आप मुखिया हो और आप वसूल के दोगे। इस तरह से मुखिया संपूर्ण गांव से वसूल करता था, और गांव से वसूल करने के बाद अंग्रेजों को देता था, ठीक। बीच में मुखिया को भी कुछ कमीशन दिया जाता था। मतलब कह सकते हैं भाई कि हाँ ये मुखिया जमींदार टाइप का ही एक व्यक्ति होता था। लेकिन जमींदारी जो स्थायी बंदोबस्त है उसमें जो जमींदार होते थे वो भूमि के मालिक होते थे, लेकिन यहाँ पर मुखिया जो है ये भूमि का मालिक नहीं होता था। एक बेसिक अंतर यही है केवल। बाकी जो मुखिया है इसकी भूमिका भी जमींदार जैसी थी कि गांव से तुम वसूल करो, लाके हमको दो, और बदले में इसको कमीशन दिया जाता था। बस ये भूमि का मालिक नहीं होता था। अर्थात जैसे जमींदार की जमींदारी नीलाम हो जाती थी, वैसे मुखिया के धन संपत्ति पर कोई असर नहीं पड़ता था। अगर वो नहीं देता था तो जैसा नॉर्मल लोगों के लिए दंड था वैसा ही दंड उसके लिए भी था। इस तरह से ये तीनों जो अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था है, क्योंकि देखिए आगे हम भारत और अंग्रेजों के बीच जो स्थिति खराब होती है उसको पढ़ेंगे,
है ना। तो उसको पढ़ने के लिए हमको लोगों की स्थिति को जानना पड़ेगा, और लोगों की स्थिति किससे डिसाइड होती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन से, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को समझने के लिए हमको ये भू राजस्व व्यवस्था को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि हम समझ चुके कि किस तरह से अंग्रेज जो है वो भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, किस तरह से अंग्रेज भारतीय जो संपदा है उसका अपने फायदे के लिए दोहन करते जा रहे हैं, और भारतीयों को उसमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और यही जो अंग्रेजों का शोषण है, अंग्रेजों की ये शोषणकारी दमनकारी जो नीति है, इसी का परिणाम होता है अल्टीमेटली। देखिए, मानसिक तौर पे तो अंग्रेज भारतीय तैयार हो रहे हैं कि भाई ये अंग्रेज ठीक नहीं है, इनको भगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो जीवन है ना वो आज हम जी रहे हैं उससे दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। और इसी के फलस्वरूप भारत में आप 1857 की क्रांति देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, इस तरह से सारी घटनाएं अल्टीमेटली जमीन से ही जुड़ी हुई होती थी। और इसलिए हमको इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उस समय भारतीयों की अगर स्थिति को हमको समझना है तो। ठीक है, तो इस क्लास में आई होप सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, और बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के भी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं पे डाउट होता है कुछ तो, है ना। इस क्लास में बस इतना ही, आगे इसके बाद वाली क्लासेस में हम कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे सारी चीजें, तो बस